साथियों, मैं ज्योग्राफी में जो डिस्कशन कर रहे थे सतपुड़ा रेंज और इन सब रेंज के बारे में, अरावली रेंज के बारे में डिस्कशन कर लिया था। हालांकि अचानक कुछ विसंगतियां आ गई थी जो कि जिसके कारण हमें वीडियो को रोकना पड़ा। तो आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और मैं डिस्कशन करता हूँ कुछ नदियाँ और श्रेणियों के बारे में, और जो भी आगे विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी और ये जो तुम्हारा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सब चीज़ों के बारे में, तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान, ये सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ आगे चलते हैं। और हम देख रहे थे सतपुड़ा रेंज, विंध्य रेंज हम देख चुके थे, सतपुड़ा रेंज हम देख रहे थे। देखिए, सतपुड़ा रेंज में हमने क्या डिस्कशन किया था। सतपुड़ा रेंज जो कि बताता है, सतपुड़ा रेंज जो कि बताता है कि तीनों पहाड़ियाँ यानी कि राजपीपला पहाड़ी और महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल श्रेणी, ये इन तीनों श्रेणी में सतपुड़ा का विभाजन हुआ था। तीन श्रेणियों में विभाजन हुआ है। अब अगर राजपीपला, महादेव और मैकाले श्रेणी अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो हम पाएंगे, देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सतपुड़ा रेंज ये है, और सतपुड़ा रेंज महादेव पहाड़ी, और कौन सी, मैकाले और राजपीपला पहाड़ी, जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है वैसे। राजपीपला आपका यहाँ कहीं है, तो राजपीपला पहाड़ी और ये जो श्रेणी है, ये आपकी कौन सी श्रेणी आती है, मैकाले, महादेव और सतपुड़ा। ये सतपुड़ा रेंज में ही आती है मैकाले श्रेणी और ये महादेव श्रेणियाँ। तो इस प्रकार से आपकी सतपुड़ा रेंज है। और सतपुड़ा रेंज का पश्चिमी और पूर्वी विस्तार रतनपुर से अमरकंटक तक है। और सतपुड़ा श्रेणी की औसत ऊंचाई 770 मीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य है, और ये हमने बताया था कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, हालांकि यही दो नदियां हैं जो कि एक मतलब पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, और यही दो नदियां जो कि गार्ज का निर्माण करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती साथियों। तो सतपुड़ा और नर्मदा और ये सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, जो कि बताया था कितने है, 1350 मीटर है। और धूपगढ़ की ऊंची चोटी, धूपगढ़, और ये आप देख रहे हैं धूपगढ़ कहाँ अवस्थित है, तो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ अवस्थित है, महादेव पर स्थित है। ये जो सतपुड़ा रेंज का जो विभाजन है, जो महादेव पहाड़ी, मैकाले पहाड़ी, तो महादेव पहाड़ी पर ही धूपगढ़ अवस्थित है। ठीक है। और जो मैकाले श्रेणी सर्वोच्च चोटी जो है कौन सी है, कौन सी, मैकाले श्रेणी की, अगर मैकाले श्रेणी की सर्वोच्च चोटी देखें तो कौन सी है, अमरकंटक। कौन सी है, अमरकंटक, ये अमरकंटक। और महादेव की कौन सी है, धूपगढ़। महादेव की है धूपगढ़ और इसकी, मैकाले की है अमरकंटक। तो साथियों, अमरकंटक जो है 1050 है, 1050 मीटर है, और ये धूपगढ़ जो है 1350 मीटर है। ये आप देख सकते हैं। और सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है, तो पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम पूछा जा रहा है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट पूछा जा रहा है। ये आपका क्रम कौन सा होगा, वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट में पहले पहले है बड़वानी की पहाड़ियाँ, कौन सी हैं, बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव पहाड़ियाँ आ जाती हैं, और फिर मैकाले पहाड़ियाँ आ जाती हैं। तो बड़वानी पहाड़ियाँ, फिर महादेव पहाड़ियाँ, और फिर मैकाले पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी आती हैं। यानी कि, और ये सारी रेंज हैं किसमें, ये सारी रेंज आपकी सतपुड़ा श्रेणी में आती हैं। मध्य भारत में स्थित पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम क्या है, तो सतपुड़ा रेंज। पहले आपको सतपुड़ा मिलेगी, पहले आपको सतपुड़ा रेंज मिलेगी, और सतपुड़ा रेंज के इस साइड में कौन सी है, महादेव रेंज मिलेगी, और महादेव के इस साइड में कौन सी है, महादेव मिलेगी, और महादेव से इस साइड में आपके मैकाले है, और मैकाले के बाद में छोटा नागपुर का पठार है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यूँ आप देख लें, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियाँ जो पश्चिम से पूर्व की ओर, अभी आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, ये है आपकी सतपुड़ा रेंज, ये आपका हो गया, ये
ये देखिए, ये आपके सतपुड़ा रेंज हो गई, और सतपुड़ा रेंज के जस्ट ये महादेव की पहाड़ियाँ हो गई, ये मैकाले की पहाड़ियाँ होंगी, और ये आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया। तो सतपुड़ा रेंज, फिर महादेव, महादेव के बाद पश्चिम से हम पूरब की ओर देख रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर तो महादेव हो गया, महादेव के बाद सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा के बाद महादेव, महादेव के बाद मैकाले, मैकाले के बाद कौन सा है, रामगढ़ और छोटा नागपुर। ये आपका मैकाले, मैकाले के बाद छोटा नागपुर। तो ये आप देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो इस प्रकार से ये श्रेणियाँ, इस प्रकार से ये जो श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी। देखिए सतपुड़ा श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देख पा रहे हैं कि महत्वपूर्ण पॉइंट कौन से होते हैं। तो सतपुड़ा श्रेणी के महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है, और सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। कौन सा पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। देखिए ग्रेनाइट और बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टानों से सतपुड़ा का निर्माण हुआ है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ये आपका नर्मदा है, और ये आपका नर्मदा, और ये आपका सतपुड़ा है। ये आपका ताप्ती है। तो इसके बीच में जो सतपुड़ा है, तो ये किसका, ये जल विभाजक का काम कर रही है, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच का। देखिए दक्षिण भारत की प्रमुख पर्वत और पहाड़ियाँ, दक्षिण भारत के यानी कि वही प्रायद्वीपीय वाला पोर्शन, प्रायद्वीपीय वाला पोर्शन ये, तो इसमें जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये आप दक्षिण भारत में कौन कौन सी पहाड़ियाँ, ये आप देखेंगे, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, पालनी पहाड़ियाँ, ये जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हैं। अभी आप देख रहे हैं केरल और तमिलनाडु, देखिए केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। देखिए आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ये आपका देखिए, ये आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ हो गई, ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और ये आपकी अन्नामलाई, वही केरल और तमिलनाडु वाला पोर्शन है। ये कार्डमम पहाड़ियाँ हो गई, ये आप अन्नामलाई, अनामुड़ी जो कि सबसे ऊंची चोटी, और ये आपका कार्डमम पहाड़ियाँ हो गई। ये आपकी देखिए नीलगिरी, अन्नामलाई, और कौन सी, कार्डमम पहाड़ियाँ, ये आपका हो गया। और ये तेलंगाना साइड में नल्ला मल्ला पड़ता है। तो ये आपकी पहाड़ियाँ कौन सी, नीलगिरी, अन्नामलाई, और ये तुम्हारा कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। तो पालनी भी पहाड़ियाँ वहीं पर हैं। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का मिलन पर स्थित है कौन सी, नीलगिरी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये जो तीनों मिलन पॉइंट हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं केरल, तमिलनाडु, ये आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ये आपका केरल, तमिलनाडु, और केरल तमिलनाडु का जो पॉइंट है, और ये आपका इधर कर्नाटक का, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल, ये आपका तीनों का जो पॉइंट है जहाँ पर मिल रहा है, ये जो है यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपकी देखने को मिलती हैं। तो देखिए किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कब मिलती हैं, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ पर होता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। तो अब याद रखेंगे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, 2637 मीटर है। और नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माकुमू है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो आपने देखा था अनामलाई पहाड़ी पर, अनामलाई जो पर्वत है, पर्वतमाला, उस पर अनामुड़ी चोटी है, और ये अनामुड़ी चोटी 2695 मीटर है। और देखिए कोडाई कनाल अवस्थित है कौन सी, पालनी पहाड़ियों में कोडाई कनाल अवस्थित है। एक पर्यटन स्थल है कोडाई कनाल, क्या है, कोडाई कनाल एक पर्यटन स्थल है जो कि पालनी पहाड़ियों पर मिलता है, देखने को मिलता है। देखिए दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथा, जिसे भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, इसका मंदिर कहाँ है, तिरुमल्ला पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है, दक्षिण भारत का भगवान रंगनाथा का मंदिर, भगवान वेंकटेश का मंदिर कहाँ पर है, तिरुमल्ला पहाड़ी पर है। चंदन के वनों के लिए कौन सी श्रेणी, मलायगिरी पर्वत श्रेणी,
मलयगिरी पर्वत श्रेणी, जहाँ पर चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, चंदन के वन पाए जाते हैं, वो मलाईगिरी पर्वत श्रेणी है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम भाग कार्डमम पर्वत या इलायची पहाड़ियाँ। देखिए इलायचियों की वजह से ये कार्डमम के नाम से फेमस है। जैसे कि ये देखने को मिलती है, ये कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। देखिए ये कार्डमम पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। ये कौन सी हैं? कार्डमम पहाड़ियाँ। तो ये जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, ये इलायची की वजह से इसका कार्डमम नाम पड़ा है। इन पहाड़ियों का इलायची के प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। देखिए कन्याकुमारी कन्याकुमारी और क्या कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो कार्डमम पहाड़ियाँ, जो कि अभी आप देख रहे थे कन्याकुमारी से सटी हैं। तो देखिए कुछ अवस्थिति भी दी गई है कि कार्डमम पर्वत कहाँ है। कार्डमम पर्वत केरल तमिलनाडु के पॉइंट पर स्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। शिवराय, पालनी, जवादी, ये तीनों जो है तमिलनाडु में है। कौन सी? शिवराय, पालनी और जावदी। शिवराय, पालनी, जवादी, ये तीनों तमिलनाडु पे हैं। पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये दोनों जो है आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मल्ला पर्वत आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु में है। और अन्नामलाई पर्वत केरल तमिलनाडु में है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। देखिए पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 मीटर है। जो आप प्रायद्वीपीय भारत ये आप देख रहे हैं, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत का ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? पश्चिमी घाट की लंबाई है आपकी 1500 मीटर। कितनी है? 1600 मीटर है। कितनी है? 1600 मीटर है। और पश्चिमी पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ताप्ती नदी घाटी से कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? ताप्ती नदी घाटी से कन्याकुमारी तक। ताप्ती नदी घाटी जो आपने देखा था, ये सतपुड़ा रेंज है। और सतपुड़ा रेंज के जस्ट ऊपर जो है नर्मदा है, ये ताप्ती है। और ये तुम्हारा कन्याकुमारी है। तो ताप्ती और कन्याकुमारी क्या कह रहे हैं कि ताप्ती नदी घाटी से कन्याकुमारी तक का विस्तार, ये जो ताप्ती नदी है, इस ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक ये जो विस्तार है, ये आपका पश्चिमी घाट पड़ता है। ये आपका पश्चिमी घाट पड़ता है। और पश्चिमी घाट लगभग 1600 मीटर है। ये आप समझ रहे होंगे। देखिए किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को ही एक नाम किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री सर्वोच्च शिखर कलसुबाई, यानी कि 1646 मीटर। ये कलसुबाई उत्तरी पोर्शन में कहीं होगा। कलसुबाई 1646 मीटर। उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महाबलेश्वर है। जो कि 1438 मीटर पड़ता है। जो कि 1438 मीटर पड़ता है। उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर, यानी कि कर्नाटक के भाग में पड़ता है ये महाबलेश्वर। एक स्थान है महाबलेश्वर। देखिए उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री के विभाजक रेखा कौन सी है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी है? उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री जो है, उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री, इसकी विभाजक रेखा कौन सी? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित किया गया है। देखिए कौन कौन सा, किस प्रकार से ये थोड़ा सा देख लेते हैं। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टान से हुआ है? तो ग्रेनाइट और नीश चट्टान से आपको देखने को मिलता है। अगर हम ये आपका हो गया पूर्वी और ये आपका हो गया पश्चिमी। तो पश्चिमी जो दक्षिणी सह्याद्री, ये आपका सह्याद्री होता है। और सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। और सह्याद्री का निर्माण मुख्य रूप से किन चट्टानों से मिलकर के बना है? तो किन चट्टानों से? यहाँ पर दो चट्टानें, एक तो ग्रेनाइट हो गया, दूसरा नीस हो गया। ग्रेनाइट और नीस दो चट्टानों से मिलकर के जो है दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण हुआ। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो केंद्रीय मुख है। अभी आपने देखा था उत्तरी सह्याद्री का प्रमुख शिखर, अब आप दक्षिणी सह्याद्री का प्रमुख शिखर देख रहे हैं। कौन सा? कुद्रेमुख, जो कि 1892 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर पुष्पगिरी है। महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र,
किस पर्वत श्रेणी पर है? तो पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट में ही कौन सा है? महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र जो पहाड़ियां हैं वो यहीं पड़ती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल कैसा है? तीव्र और खड़ा है। कैसा है? पश्चिमी इसका जो ढाल है ये डेल्टा के साइड में है नहीं, यानी कि इधर हम देख रहे हैं जो नदियां जाती हैं, गोदावरी, कावेरी, जो भी नदियां गई हैं, कृष्णा, तो ये सारी नदियां यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो ढलान है ये थोड़ा सा तीव्र नहीं है, ये थोड़ा सा स्लोली ढलान है, लेकिन इधर हम देखने को मिलता है कि ये गार्ज का निर्माण करती है, नर्मदा, ताप्ती जैसे हैं। और ये जो ढलान है ये तुम्हारा जो है तीव्र और खड़ा ढलान, इधर इधर आपको तीव्र और खड़ा ढलान देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल कैसा है? मंद और सीढ़ी नुमा है। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल कैसा है? पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा है। पश्चिमी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर अगर क्रम से देखें तो क्रम से पहले नीलगिरी मिलेगा, इसके बाद में नीलगिरी मिलेगा, नीलगिरी के बाद अन्नामलाई मिलेगा, अन्नामलाई के बाद में कार्डमम यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए अन्नामलाई यहाँ पर, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामलाई इधर वाले क्षेत्र में, नीलगिरी, अन्नामलाई और फिर कार्डमम, ये NA और K, नेक। तो ये जो है आप याद रखेंगे, नीलगिरी, अन्नामलाई, इसके बाद कार्डमम, ये आपको देखने को मिलता है। कार्डमम यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ, नीलगिरी, अन्नामलाई, ये आपका नॉर्थ टू साउथ क्रम है आपका। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो अभी कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो अभी आपने देखा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जो जोड़ती हैं वो कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसका निर्माण अरब सागर में अवसंवलन के कारण हुआ। पश्चिमी घाट की नदियां अपने मुहाने पर ज्वार, नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अभी हमने बताया कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं, नॉट डेल्टा का। पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती नदियां हो गई, ये सब नर्मदा और ताप्ती जो भी नदियां हैं यहाँ पर गार्ज का निर्माण करती हैं, ज्वार, नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता श्रेणी में रखा गया। अगर हम देखें तो ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट को बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये आपको देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है पश्चिमी घाट में। देखिए देखिए पश्चिमी घाट में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और ये आपका जैव विविधता सबसे ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो ये आपको देखने को मिलता है कि विश्व का जो है ये यूनेस्को ने 2012 में पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल, तो ये जो पश्चिमी घाट है ये यूनेस्को का धरोहर स्थल 2012 में घोषित किया गया था। 2012 में पश्चिमी घाट 2012 में क्या विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को ने लिया था, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और देखिए पश्चिमी घाट में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी स्थलीय भाग के दोनों ओर के स्थल खंडों को नीचे धंस जाने से मध्य भाग जो पर्वत की तरह ऊंचा उठा रहता है, क्या कहलाता है? ब्लॉक पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लॉक पर्वत कहलाता है। देखिए पूर्वी घाट पर्वत की बात करते हैं, पूर्वी घाट पर्वत की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं? पूर्वी घाट पर्वत की बात करते हैं। देखिए पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक, कहाँ से लेकर? उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। देखिए अगर आप देख रहे हैं पूर्वी घाट, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैप के माध्यम से। ये आपका देखिए ये आपका पूर्वी घाट है। इधर आपका आपने देखा था पश्चिम घाट, पश्चिम घाट कहाँ से देखा था? ये जो ताप्ती नदी है, और ताप्ती नदी से ये जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, कन्याकुमारी, ये जो पॉइंट है, तो कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी से लेकर के
कन्याकुमारी तक ये जो है पश्चिम घाट कहलाया और इसकी लंबाई कितनी थी, 1600 मीटर थी। अब इसी प्रकार से आप पूर्वी घाट देखेंगे, ये आपका कौन सा है, पूर्वी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। देखिए पूर्वी घाट के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो फैक्ट आप देख लेते हैं। उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। और दूसरी चीज है कि ये पूर्वी घाट उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, जिंधागढ़ा विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में जिंधागढ़ा 1690 मीटर है। और पूर्वी घाट का दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर है। तो देखिए पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। तो ये आपको देखने को मिलता है, ये उड़ीसा की चिल्का झील है ये आपको। तो ये उड़ीसा से लेकर के और ये तमिलनाडु तक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पूर्वी घाट देखने को मिलता है। इसका विस्तार यहाँ तक है, तमिलनाडु तक है। और दूसरी चीज आपने देखा इसका जो ये इसमें महेंद्रगिरी, देखिए ये महेंद्रगिरी जो 1501 मीटर है, ये सबसे ये दूसरा सर्वोच्च शिखर है। और एक सर्वोच्च शिखर जो कि जिंदागढ़ा जो कि सर्वोच्च शिखर है उसका 1600 मीटर है। और ये इसकी ऊंचाई जो है 1690 मीटर, ये विशाखापत्तनम पूर्वी घाट में पड़ता है। विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है उस पर पड़ता है, विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास में पड़ता है। अब देखिए पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा लगभग कितने मीटर कम है, तो 1100 मीटर कम है। यानी कि जो आप देख रहे हैं कि ये आपका मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत है, तो इसका जो पूर्वी घाट है ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी घाट की अपेक्षा ये कम है। यानी कि पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट 1100 मीटर कम है, ऊंचाई में कम है, औसत ऊंचाई में 1100 मीटर औसत ऊंचाई में कम है। तो ये आपको देखने को मिलता है। और इधर पूर्वी घाट के मध्य में स्थित पूर्वी तथा पश्चिमी पहाड़ियों को किन किन श्रेणियों के नाम से जाना जाता है, वेलिकोंडा श्रेणी और पालकोंडा श्रेणी, वेलिकोंडा और पालकोंडा श्रेणी। पूर्वी घाट के मध्य में शिखरों की आकृति कैसी है, तो कटीली है। पूर्वी घाट में शिखरों की आकृति कैसी है, कटीली है। देखिए पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, जो नॉर्थ टू साउथ क्रम अगर आप देखें, उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है, तो सबसे पहले अब आंध्र प्रदेश में देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, नल्लामलाई के बाद वेलिकोंडा, फिर पालकोंडा, फिर नगारी। यानी कि नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और फिर आपका नगारी नगारी। तो देखिए नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नगारी, ये उत्तर से दक्षिण की ओर आंध्र प्रदेश में ये पहाड़ियां हैं। और जब आप तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु में जवादी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। यानी कि जवादी, सेवराय और कौन सी, पंचमलाई, JSPS और सिरुमलाई। देखिए जवदी, शेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, ये आपका JSPS, ये भी नॉर्थ टू साउथ है, ये भी नॉर्थ टू साउथ, ये तमिलनाडु में है। तो आपने देखा NVPN, ये NVPN हो गया तमिलनाडु में, सॉरी आंध्र प्रदेश में NVPN यानी कि नल्लामलाई, वेलिकोंडा और कौन सा, पालकोंडा और नगारी। और जैसे ही आप इधर पहुंचते हैं तमिलनाडु में तो सेवराय, जवादी, शेवराय और पंचमलाई, सिरुमलाई, यानी कि JSPS, ये आपका तमिलनाडु में श्रेणियां हैं नॉर्थ टू साउथ में। अगर तटीय मैदान के बारे में बात करें, भारत के तटीय मैदान जो है, तटीय मैदान के बारे में डिस्कशन करें, तो भारत का तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी एवं समुद्र तट के मध्य जो है, प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी और समुद्र तट के मध्य, ये भारतीय तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय श्रेणी ये जो है और प्लस समुद्र तट के मध्य तटीय मैदान का निर्माण का प्रमुख कारण
सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन, निक्षेपण व पठारी नदियों के अवसाद के कारण हुआ है। देखिए तटीय मैदान का पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, ये आपका विस्तार है, यानी कि पश्चिमी तटीय मैदान भी है और पूर्वी तटीय मैदान। तो ये जो तटीय मैदान है ये किसके कारण से हुआ? ये सागरीय जो तरंगे हैं, जो सागर से उठने वाली तरंगे हैं, इधर आपका बंगाल की खाड़ी, इधर आपका अरब सागर, तो इनसे उठने वाली तरंगे जो हैं इनके कारण से जो अपर्दन हुआ मिट्टी में और जो निक्षेपण हुआ उसके कारण से यहाँ पर मैदान क्रिएट हो गया, यहाँ पर मैदान क्रिएट हो गया। तो ये मैदान नदियों के अवसाद, अवसाद जो जमाव, इधर से नदियाँ जाएंगी तो ये जमाव बनाएंगी, इधर से आपका गार्ज बनाती हैं। तो ये नदियों के जमाव के कारण भी और नदियों के अवसाद के कारण भी इस मैदान का निर्माण हुआ। तो ये दो भागों में बांट दिया गया, ये तटीय मैदान दो भागों में बांट दिया गया, एक पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा क्या हो गया कि पूर्वी तटीय मैदान। ये दो भागों में आपको देखने को मिलता है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं हम पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान यानी कि ये गुजरात वाला पोर्शन जो आप देखेंगे, गुजरात वाले से फिर ये आपका इंडिया आता है। तो गुजरात वाला जो पोर्शन है, सॉरी दोस्तों, ये आपका, एक मिनट, देखिए देखिए जैसे ही आप मैप में जाएंगे, ये आपको गुजरात वाला पोर्शन हो गया और ये आपको प्राद्वीपीय भारत हो गया। तो ये आपका प्राद्वीपीय भारत हो गया। तो देखिए पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार सूरत से कन्याकुमारी तक होता है। सूरत यानी कि गुजरात में जो सूरत है उससे लेकर के और ये जो तटीय, ये जो कन्याकुमारी है, यहाँ तक जो विस्तार आपको देखने को मिलता है। जैसे कि जो पश्चिमी घाट आपने देखा था, तो पश्चिमी घाट भी कन्याकुमारी तक था। और तो ये जो है ये ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक ये जो पश्चिमी घाट था, और यहाँ गुजरात के सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक ये पश्चिमी तटीय मैदान, यहाँ पर जो मैदान क्रिएट हो जाता है, ये जो मैदान क्रिएट हुआ है इसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। तो ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट के बीच, जो इधर अरब सागर है और ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है और इधर अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर और ये जो पश्चिमी घाट है इनके बीच में जो मैदान क्रिएट हो गया है, ये जो मैदान क्रिएट हो गया इसके बारे में बात चल रही है, इस मैदान के बारे में बात चल रही है साथियों। ये आप इस मैदान के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आपका पश्चिमी घाट है और ये आपका अरब सागर है। तो इसके बीच में एक मैदान क्रिएट हो गया है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में बात चल रही है। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि भारत के पश्चिमी घाट के मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के। देखिए देखिए गुजरात का तटवर्ती तट है, लेकिन जो महाराष्ट्र से गोवा तक के मध्य, जो महाराष्ट्र से गोवा तक का मैदान आता है उसको कोंकण का तट बोलते हैं। और गोवा से लेकर के मंगलुरु तक कन्नड़ वाला तट होता है। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक जो है, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक यानी कि कर्नाटक वाला पार्ट, ये मंगलुरु वाला। तो देखिए गुजरात से लेकर के, और गुजरात से लेकर के, और ये आपका गुजरात से लेकर के, और सॉरी महाराष्ट्र, हाँ गुजरात का तटवर्ती से गुजरात हो गया। लेकिन जब कोंकण वाला तो महाराष्ट्र से लेकर के, और जो गोवा वाला पार्ट पड़ता है छोटा सा, तो महाराष्ट्र से लेकर के, ये महाराष्ट्र वाला पार्ट, महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक वाला पार्ट क्या कहलाता है? कोंकण। और इसके बारे में सॉरी, ये आपका कोंकण है। कोंकण का तट जो कि महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक, और गोवा से लेकर के मंगलुरु तक कन्नड़ तट है, और मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक ये आपका मालाबार तट है। एक बार मैपिंग के माध्यम से देख लेते हैं मैप में किस प्रकार से आपको बांटा गया है। देखिए ये आपका कोंकण तट है।
कोंकण तट और ये आपका मालाबार तट है, और इधर आपका गुजरात वाला तट है, ये गुजरात तट है। तो देखिए कोंकण वाला तट और ये आपका मालाबार वाला तट है। तो मंगलुरु से लेकर के ये यहाँ पर गोवा है मान लीजिए, तो मंगलुरु तक जो है ये कोंकण तट कहलाता है, और मंगलुरु के नीचे आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मंगलुरु से ये कन्याकुमारी तक, ये जो आपने देखा, हाँ मंगलुरु से आपका ये मंगलुरु से कन्याकुमारी तक मालाबार तट हो गया, ठीक है। तो ये आपका गोवा से मंगलुरु के बीच में कन्नड़ तट होता है। तो इसका बाद गुजरात के मैदान व तट के कच्छ सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है। तो गुजरात के मैदान को सौराष्ट्र का मैदान भी कहा जाता है और कच्छ का तटीय मैदान भी कहा जाता है। देखिए भारत के पश्चिमी तटीय मैदान किस राज्य में सर्वाधिक चौड़ा है, तो सर्वाधिक चौड़ा कहाँ पर है, गुजरात वाले क्षेत्र में। ये जो आपका गुजरात वाला क्षेत्र है, ये आपका गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ये इस गुजरात वाले क्षेत्र में पश्चिमी तट जो कि सब सर्वाधिक चौड़ा है, क्या है, सर्वाधिक चौड़ा है, पश्चिमी तट सर्वाधिक चौड़ा गुजरात वाले पोर्शन में है। और कोंकण के तटीय मैदान पर कौन से वन पाए जाते हैं, साल और सागवान के तट। ये जो कोंकण तट है, अभी आपने देखा कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, महाराष्ट्र से गोवा तक। तो जो महाराष्ट्र से गोवा तक वाला पार्ट है, महाराष्ट्र से गोवा तक, इसके बीच में जो जो तट है, इस पर जो है साल साल और कौन से, सागवान सागवान के वन पाए जाते हैं। इस पर साल और सागवान के वन पाए जाते हैं। और कयाल या लैगून किस तटीय मैदान में, तो मालाबार के तटीय मैदान में। इधर मालाबार है, तो मालाबार वाले तट के मैदान में देखिए, मालाबार जो है मंगलुरु से कन्याकुमारी, ये जो पोर्शन है मालाबार से कन्याकुमारी, ये जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है मंगलुरु से कन्याकुमारी वाला पोर्शन, तो इसके बीच में जो है कयाल या लैगून देखने को मिलता है। लैगून, ये लैगून और कयाल, यहाँ पर कयाल पाए जाते हैं, बहुत सारे लैगून भी पाए जाते हैं। तो लैगून बनते कैसे हैं, ये आप विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि जो सागर का जल होता है, जब जैसे मान लीजिए ये तट है, ये आपका तट है, और ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो जब सागर की लहरें आती हैं तो इसके समझ लीजिए कि यहाँ पर छोटे छोटे झील नुमा एक गहरे प्राकृतिक जो है गार्ज का उसका तट का निर्माण करती हैं, तालाब का निर्माण करती हैं। तो जो बड़े झील टाइप में हो जाते हैं, बन जाते हैं, इनको कयाल कहते हैं यहाँ पर। तो ये कयाल होते हैं। और देखिए कयाल ये मालाबार के तटीय मैदान पाए जाते हैं। कन्नड़ के तटीय मैदान में मुख्य कृषि कौन सी होती है, तो कन्नड़ के तटीय मैदान में कौन सी कृषि होती है, ये आप देख पा रहे हैं, सुपारी, नारियल, गरम मसाला। यानी कि सुपारी, नारियल और गरम मसाला की कन्नड़ के तटीय मैदान में जो है कन्नड़ के तटीय मैदान में इसकी कृषि होती है प्रमुख रूप से। पश्चिमी घाट का तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है, जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है। और पश्चिमी घाट में अवस्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, तो देखिए महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जंजीरा, सिंधुदुर्ग, ये जो है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है। कौन से महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में कौन से हैं, जंजीरा और सिंधुदुर्ग, दो नगर जो कि बहुत फेमस हैं, एक जंजीरा वाला और एक सिंधु वाला, ये जो है बहुत फेमस है, जंजीरा और सिंधु। कन्नूर जो है केरल वाले क्षेत्र में है, कन्नूर जो है कहाँ पर, केरल वाला क्षेत्र। ये जो केरल वाला क्षेत्र है, ये जो पोर्शन है ये वाला, तो ये केरल वाले पोर्शन में कौन सा है, कन्नूर, कन्नूर है, कन्नूर शहर है। और नगर कोइल तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कौन सा है, नगर कोइल, और नगर कोइल है, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है इसमें नगर कोइल है। और उडुपी, उडुपी कर्नाटक में है। तो जंजीरा महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग, जंजीरा और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, कुन्नूर केरल में, नगर कोइल तमिलनाडु में, उडुपी आपका ये कर्नाटक में है। देखिए पूर्वी तटीय मैदान के बारे में अगर डिस्कशन करें तो पूर्वी तटीय मैदान क्या है, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है, तो पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी तट के बीच को
अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये गुजरात वाला पोर्शन है और ये आपका इंडिया का तटीय मैदान हो, ये आपका तटीय मैदान हो गया। तो इधर आपको बंगाल की खाड़ी हो गया और इधर आपका अरब सागर हो गया। तो देखिए पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी तट, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? तो देखिए इधर बंगाल की खाड़ी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, और जब ये बे ऑफ बंगाल हो गया तो बे ऑफ बंगाल और ये आपका पूर्वी तट हो गया। तो जो पूर्वी तट और बे ऑफ बंगाल है इसके बीच वाला पार्ट, इसके कौन सा, इसके बीच वाला ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये एक मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। ये पूर्वी तटीय मैदान की संज्ञा दी गई है। तो ये पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से होता है, कहाँ तक होता है? स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक। ये आपका कन्याकुमारी तक चला आता है और यहाँ से स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक ये जो मैदान मिलता है ये आपका पूर्वी तटीय मैदान होता है। तो यहाँ पर गुजरात से सूरत से लेकर के और कन्याकुमारी तक का ये जो मैदान है ये पश्चिमी मैदान कहलाता है। और यहाँ पर ये जो आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक ये जो मैदान है ये आपका पूर्वी मैदान कहलाता है, यानी कि ये पूर्वी तटीय मैदान है और ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। तो इस प्रकार से आपने देखा। देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान की और भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि पूर्वी तटीय मैदान की और कुछ मेन विशेषताएं हैं जो कि जैसे कि बताया गया कि पूर्वी तटीय मैदान और उनके विस्तार, उत्कल तट जो कि स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के महानदी जो कि उड़ीसा में बहती है, ये आपके स्वर्ण रेखा नदी जो है से लेकर के महानदी, इसके बीच में उत्कल तट होता है। उत्तरी सरकार तट महानदी से लेकर के कृष्णा नदी जो उड़ीसा में महानदी और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश के बीच में जो ये महानदी से लेकर के कृष्णा नदी के बीच का है वो उत्तरी सरकार तट कहलाता है। कोरोमंडल तट क्या कहलाते हैं? आंध्र प्रदेश यानी कि कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से लेकर के और ये कन्याकुमारी जो लास्ट में है, यानी कि यूँ कहें कि ये आपका गुजरात वाला पोर्शन हो गया और ये आपका तटीय मैदान हो गया, ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान मान लीजिए यहाँ कहीं चिल्का झील है और ये उड़ीसा वाला पार्ट है। तो मान लीजिए कि उड़ीसा वाले पार्ट में ये महानदी आ रही और आंध्र प्रदेश वाला ये जो पार्ट है आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी आ रही। तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी और महानदी इनके बीच वाला जो पोर्शन है ये उत्कल तट कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्कल तट कहलाता है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे महानदी से लेकर के ये उड़ीसा वाला महानदी से लेकर के और कृष्णा नदी के बीच में, सॉरी कृष्णा नदी ये आंध्र प्रदेश वाला, ये महानदी आपका, महानदी यहाँ पड़ती है और महानदी ये स्वर्ण रेखा नदी, सॉरी ये आप यूँ समझें, एक बार फिर देख लेते हैं। ये आपका गुजरात वाला पोर्शन हो गया और ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान, ये आपका पूर्वी तटीय मैदान। तो ये उड़ीसा वाली ये कहीं चिल्का झील है, मान लीजिए उड़ीसा वाली ये यहाँ पर महानदी है और ये महानदी और ये जो ऊपरी पार्ट है स्वर्ण रेखा नदी, महानदी और स्वर्ण रेखा नदी के बीच वाला पार्ट क्या हो गया? उत्कल, उत्कल तट हो गया। ये आपका उत्कल कहलाता है, उत्कल तट हो गया। और जैसे ही आप नीचे जाएंगे महानदी के नीचे ये आंध्र प्रदेश वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपकी कृष्णा नदी आएगी। तो महानदी और कृष्णा नदी के बीच वाला कौन सा है? उत्तरी सरकार तट हो गया। कौन सा? उत्तरी सरकार तट हो गया, उत्तरी सरकार तट हो गया। और फिर ये आपका कृष्णा नदी से लेकर के और ये जो कन्याकुमारी है, ये जो कन्याकुमारी वाला पोर्शन है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से हम डिस्कशन करेंगे कोरोमंडल तट। और जैसे ही आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि कृष्णा डेल्टा, ये आप एक मिनट, ये कृष्णा डेल्टा और केप केमोरिन में कौन सा तट है? केप केमोरिन के मध्य कौन सा तट है? कृष्णा डेल्टा जो आपका आंध्र प्रदेश वाले पोर्शन में बनता है। तो कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश वाले पोर्शन में बनता है, ये आपका आंध्र प्रदेश वाले पोर्शन में कौन सा बनता है? कृष्णा डेल्टा।
तो कृष्णा डेल्टा से लेकर के केप कोमोरिन वाला पार्ट, केप कोमोरिन के बीच में जो है ये वाला कोरोमंडल तट कहलाता है। देखिए तमिलनाडु के किस तटीय शहर को केप कोमोरिन कहते हैं, तो जो कि अभी हमने बताया कि कन्याकुमारी, तो केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए दे देते हैं कि कृष्णा नदी से लेकर के और ये जो कन्याकुमारी है इसके बीच का तट कोरोमंडल तट कहलाता है। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन के लिए केप कोमोरिन भी दे दिया जाता है कि कृष्णा नदी से केप कोमोरिन के बीच में कौन सा होता है, कोरोमंडल तट होता है, तब भी आप यही बताएंगे। तो देखिए कृष्णा तमिलनाडु के समुद्र तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट, क्योंकि अभी आपने देखा कोरोमंडल तट कहलाता है ये वाला पोर्शन। तो देखिए कोरोमंडल तट कहलाता है। और तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से आप देख ही रहे हैं। पूर्वी तटीय मैदान को किसकी कौन सी मिट्टी की प्रधानता है, तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी आपको पूर्वी तटीय मैदान ये जो देखने को मिलता है इसमें कौन सी मिट्टी मिलती है, इसमें आपको चिकनी मिट्टी, कौन सी मिट्टी, चिकनी मिट्टी की प्रधानता है, चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलेगी। और देखिए पूर्वी तटीय मैदान में कौन सी झीलें पड़ती हैं, जो कि उड़ीसा में आपका चिल्का झील है। तो कौन कौन सी झीलें पड़ती हैं, तो आप एक बार देख लेते हैं। तो उड़ीसा में आपकी चिल्का झील मिलेगी, कौन सी, चिल्का झील मिलेगी। और इसके बाद में कोल्लेरू और पुलिकट लैगून झील, ये पूर्वी तटीय मैदान में लैगून झील भी मिलती हैं, जो कि लैगून झील आपको बुग्याल प्याल जो कि सॉरी लैगून झील आपको महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चिल्का झील, और पूर्वी तटीय मैदान पर चिल्का झील मिल रही है, और कौन सी, एक कोल्लेरू और पुलिकट लैगून, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए इस प्रकार से उड़ीसा के तटीय मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपने देखा ही था कि उत्कल का मैदान, उत्कल तट। अब देखिए डेल्टा और राज्य, ये कौन कौन से डेल्टा है, देखिए आंध्र प्रदेश में दो डेल्टा जो कि बनाते हैं, गोदावरी नदी गोदावरी डेल्टा बनाती है, और कृष्णा नदी जो है कृष्णा डेल्टा बनाती है। तो ये आप आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में आप समझेंगे कि आंध्र प्रदेश वाला जो पोर्शन है, तो आंध्र प्रदेश में दो डेल्टा बनते हैं, एक कृष्णा डेल्टा बनता है, एक गोदावरी डेल्टा बनता है, और एक कृष्णा डेल्टा बनता है। और देखिए उड़ीसा जो कि जहाँ चिल्का झील है, उड़ीसा वहाँ पर महानदी डेल्टा बनता है, क्योंकि नदी निकलती है। और जैसे ही कावेरी डेल्टा, ये आपका तमिलनाडु वाले पोर्शन में कौन सा बनता है, कावेरी डेल्टा बनता है, क्योंकि ये कावेरी नदी जो आती है वो कावेरी डेल्टा बनाती है तमिलनाडु में। तो पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी पूर्वी मानसून व दक्षिण पश्चिमी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। देखिए जैसे ही आप देखेंगे यूँ आप समझें कि पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी पूर्वी मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा, दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। जब आप यूँ जाएंगे ये आपका, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिमी मानसून ये जो जाता है, ये आपका इधर से वर्षा करते हुए जाता है, केरल वाला पोर्शन, और ये पूर्वी तटीय मैदान इधर आपका बारिश करते हुए जाता है। और जब पूरब की ओर उत्तर पूर्वी मानसून आता है, तब भी ये वापस लौटता है, तब भी ये वर्षा करते हुए निकलता है। तो इसलिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्वी जो तट है वो दोनों मानसून में वर्षा प्राप्त करता है। देखिए पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियां हैं वो अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण। अभी हमने बताया कि यहाँ पर डेल्टा का निर्माण बनाती हैं सारी नदियाँ, यानी कि महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, और गोदावरी डेल्टा, इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण करती हैं पूर्वी तटीय मैदान। देखिए भारत के प्रमुख पठार के बारे में देख लेते हैं। भारत के प्रमुख पठार क्या हैं, कौन कौन से हैं, जो दक्कन वाला पठार आप देख ही रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फेमस है। तो धरातल के विशिष्ट स्थल के रूप में व आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो जाना, या ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होना, वो जो है पठार कहलाता है। और प्राद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। आप देख ही रहे हैं कि प्राद्वीपीय पठार जो आपको देखने को मिलता है दक्कन वाला, तो ये आपको प्राद्वीपीय पठार है। ये आपको प्राद्वीपीय पठार कैसा है, सपाट है, और कृषि करने के योग्य भी है, कृषि की जाती है। तो ऊपरी भाग चौड़ा है और सपाट भी है, और ये त्रिभुजाकार है। और इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 600 से 900 मीटर के बीच में होती है। और इस प्राद्वीपीय पठार के ढाल कहाँ किस दिशा में है, तो उत्तर से पूर्व की दिशा में है। उत्तर से पूरब की दिशा में ये ढाल है, ऐसे उत्तर से पूरब की दिशा में ये ढाल आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से
देखिए भारत की सबसे प्राचीन भू आकृति संरचना कौन सी? प्रायद्वीपीय पठार है। और प्रायद्वीपीय पठार में कौन सी भू भू प्रक्रिया सर्वाधिक है? अनावृत्तिकरण। अनावृत्तिकरण। देखिए प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों के प्राचीन भूखंड है। ये त्रिभुजाकार है, आप समझ ही रहे हैं, त्रिभुजाकार है। और इस पठार में अरावली जैसे प्राचीन वलन है, यानी कि प्राचीन पर्वत श्रेणियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार पठारों का पठार कहलाता है। देखिए जैसे कि दक्कन ट्रैप आ गई बात वही, जब हम प्रायद्वीपीय भारत की ओर देखते हैं तो दक्कन ट्रैप की बात करते हैं, पठार जो कि इस दक्कन ट्रैप की बात करते हैं। तो दक्कन ट्रैप किस मिट्टी का विकास हुआ? तो काली मिट्टी का विकास हुआ, क्योंकि ये मैग्मा के द्वारा इसका विकास हुआ। अभी आप देखेंगे तो देखिए और गोदावरी नदी किस पठारी में अवस्थित है? दक्कन ट्रैप में गोदावरी नदी भी बहती है। और सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ भी, इनका विस्तार भी दक्कन ट्रैप में हुआ है। कौन सी? सतमाला हो गया, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये भी दक्कन ट्रैप में ही हैं। और जो कपास का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो दक्कन ट्रैप में होता है, क्योंकि काली मिट्टी ही है। और जो काली मिट्टी जो होती है एक प्रकार से यहाँ पर काली मिट्टी है। हम देख रहे हैं कि ये जो दक्कन ट्रैप है इसमें आपको देखने को मिलता है काली मिट्टी। और जो काली मिट्टी होती है वो कपास के उत्पादन का स्रोत होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दक्कन ट्रैप में जो है काली मिट्टी कपास सबसे ज़्यादा पैदा होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पठार दक्कन ट्रैप है। और क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी के उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। अभी हमने बताया कि ज्वालामुखी के मैग्मा जो था उस मैग्मे में रासायनिक परिवर्तन के कारण, या मैग्मा जो रासायनिक परिवर्तन जब हुआ वो ठंडा हो गया, तब जो है धीरे धीरे उसका विकास हो गया, धीरे धीरे पठार का विकास हुआ, पठार का रूप ले लिया। और ये इसलिए ये काली मिट्टी यहाँ पर बाहुल्य मात्रा में है, और जो कि कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त है। और इसमें आपने देखा कि कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, कौन कौन सी हैं एक बार फिर देख लेते हैं। सतमाला, अजंता, अजंता जो गुफाएं आप देख रहे हैं कि गुफाएं भी हैं अजंता की, जो कि काफ़ी फेमस है। तो आप अजंता पहाड़ियाँ भी हैं, सतमाला, बालाघाट पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, ये आपको दक्कन ट्रैप में देखने को मिलते हैं कुछ पहाड़ियाँ भी। और गोदावरी नदी का पठारी जो क्षेत्र है, अफवाही जो क्षेत्र है वो भी दक्कन ट्रैप में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें दक्कन ट्रैप के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी। देखिए दक्कन ट्रैप और कर्नाटक के पठार के बारे में, आप कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटक वाला क्षेत्र, इसमें भी आपको देखने को मिलता है कर्नाटक के पठार में। तो देखिए कर्नाटक का पठार जो है वो पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को मलनाड कहते हैं। क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। देखें मलनाड से लगे पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं। बाबा बुदान की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? कर्नाटक के पठार में। जो कर्नाटक वाला रीजन है, आप ये आपका महाराष्ट्र हो गया, और ये आपका कर्नाटक वाला जो रीजन है, उस कर्नाटक वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। कौन सी? बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। और मलाईगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में सबसे ऊंची हैं। मुल्लयानगिरी की पहाड़ियाँ, या मुलनगिरी भी कहते हैं। तो मुलनगिरी की पहाड़ियाँ जो है इस क्षेत्र में है, ये आपको देखने को मिलती है। कर्नाटक पठारी क्षेत्र के औसत ऊंचे मैदानी क्षेत्र को किन नामों से जाना जाता है? मैसूर का पठार या बंगलुरु का पठार। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। तो बंगलुरु को पठार भी कहते हैं और मैसूर का पठार भी नाम से जानते हैं। कावेरी का अफवाह तंत्र जो है किस पठार में है? तो मैसूर वाले, वही कर्नाटक वाले क्षेत्र में, एरिया में है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा, ये भी कर्नाटक के पठार के प्रमुख नदियां हैं। और आप देख रहे हैं कर्नाटक का पठारी क्षेत्र धात्विक संसाधनों से भरपूर है। और आपने देखा बाबू बुदन की पठारी क्षेत्र जो है लौह अयस्क भंडार है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जो कर्नाटक वाला एरिया है, जो आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत, ये जो आप देख रहे हैं, तो महाराष्ट्र और ये जो कर्नाटक वाला रीजन है, तो कर्नाटक वाले रीजन में आपको बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो मिलेंगी उसमें लौह अयस्क की मात्रा मिलेगी, उसमें लौह अयस्क की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलती है। और दूसरी चीज़ आपको कर्नाटक पठार में धात्विक संसाधन सबसे ज़्यादा, जहाँ जाहिर सी बात है लौह अयस्क अगर 80% होगा तो वहाँ पर धात्विक खनिज भी सबसे ज़्यादा है। आपने देखा भी था
तो जो धारवाड़ की चट्टानें वो भी इसी क्रम में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा धात्विक अयस्क जो कि धात्विक खनिज संसाधन भंडार सबसे ज़्यादा होंगे। देखिए अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तेलंगाना के पठार जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, तो वो रायलसीमा और तेलंगाना का पठार वो किन राज्यों में फैला है? तो जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला राज्य जो आप देखेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, ये जो आंध्र प्रदेश वाला भाग है, तो आंध्र प्रदेश वाले भाग में कौन क्या है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला भाग, ये जो है तेलंगाना का पठार कहलाता है। तो के इसमें कृष्णा, जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी? कृष्णा नदी। तो इसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र रायलसीमा पठार कहलाता है, और कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में पठारी क्षेत्र तेलंगाना का पठार कहलाता है, और सिकंदराबाद एवं हैदराबाद के पठार के निचले भागों में तेलंगाना का पठार होता है। अब इसी प्रकार से आप मेवाड़ और मालवा के पठार के बारे में देखते हैं। तो मेवाड़ पठार का विस्तार किसमें हो? राजस्थान और एमपी वाले क्षेत्र में होता है। और अरावली पर्वत को मालवा पठार के कौन से संरचना को अलग करती है? मेवाड़ पठार। और मेवाड़ पठार ये जो राजस्थान वाला एरिया है, ये आपका गुजरात वाला एरिया हो गया, ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। तो ये जो राजस्थान वाला एरिया और इधर एमपी वाला एरिया, ये जो मिला करके राजस्थान और एमपी वाला एरिया है, ये मेवाड़ का पठार कहलाता है। और इसमें जो है अरावली की पहाड़, जाहिर सी बात है अरावली की पहाड़ियाँ इसमें हैं। तो अरावली पर्वत को मालवा पठार से मेवाड़ पठार अलग करती है। अरावली और ये जो तुम्हारा मालवा का पठार है, इन दोनों को अलग कौन करती है? अरावली की पहाड़ियाँ अलग करती हैं। मेवाड़ का पठार किस नदी के अफवाज? तो जाहिर सी बात है बनास जो नदी है उसके अंतर्गत आता है। देखिए मालवा का पठार का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ? एमपी में हुआ। मालवा के पठार का विस्तार कहाँ पर हुआ? एमपी में हुआ। और मालवा के पठार की संरचना किस चट्टान से निर्मित है? बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। किस चट्टान से निर्मित है? बेसाल्ट बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। और मालवा पठार राजस्थान को क्या कहते हैं? राजस्थान में क्या कहते हैं? हड़ौती का पठार कहते हैं। राजस्थान में मालवा पठार को क्या कहते हैं? हड़ौती का पठार। मालवा पठार के उत्तर दिशा में कौन सी पहाड़ियां हैं? ग्वालियर की पहाड़ियां हैं। कौन सी हैं? ग्वालियर। एमपी की राजधानी क्या है? ग्वालियर। तो ये जो ग्वालियर वाला है, ग्वालियर की पहाड़ियां, ये उत्तर दिशा में है। और ये आपका मालवा पठारी क्षेत्र किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास किस कृषि के लिए उपयुक्त है? देखिए चंबल नर्मदा ताप्ती किस पठार का प्रमुख नदियां हैं? तो मालवा के पठार के प्रमुख नदियां हैं। चंबल नर्मदा ताप्ती, ये जो आपका नर्मदा ताप्ती आती है पूर्व से पश्चिम की ओर में, और ये नर्मदा ताप्ती, ये आपका नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, तो और चंबल नदियाँ, ये चंबल हालांकि नर्मदा की वो ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो प्रमुख नदियाँ हैं, ये मालवा पठार के प्रमुख नदियाँ हैं। और भारत का सर्वाधिक खड्डा या गली अपर्दित क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार है। अब आप देख पाएंगे कि बुंदेलखंड का पठार, देखिए बुंदेलखंड के पठार के बारे में अगर आप देखें, तो ग्वालियर का पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच का पठार बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड के विस्तार कहाँ से हुआ? यूपी और एमपी में इसका विस्तार देखने को मिलता है। देखिए बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत एमपी के 8 जिले आते हैं: टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, विदिशा, सागर, निवाड़ी, दामोह, ये आते हैं। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, विदिशा, सागर, निवाड़ी और दमोह, ये जो है एमपी के आते हैं बुंदेलखंड वाले पठार वाले रीजन में। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं: झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट। झांसी, ललितपुर और बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, ये वाला जो है पठारी क्षेत्र आता है। तो इसमें यूपी के 7 जिले हैं और एमपी के 8 जिले हैं, जो कि देखने को मिलता है बुंदेलखंड का पठार। देखिए बुंदेलखंड का पठार में कौन सी चट्टानें ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें होती हैं? बुंदेलखंड के पठार में किस मृदा? लाल मृदा पाई जाती है। और बुंदेलखंड पठार में चंबल नदी द्वारा निर्मित महाखड्डों को क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि का कहा जाता है प्रदेश। देखिए छोटा नागपुर वाला पठार, छोटा नागपुर का पठार, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा नागपुर का पठार, इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट। देखिए छोटा नागपुर पठार का विस्तार कहाँ हुआ? तो झारखंड वाले क्षेत्र में हुआ।
यानी कि ये आपका ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। और ये आपका छोटा नागपुर वाला जो महादेव, आपने आपने देखा था कि इधर अरावली थी और ये सतपुड़ा पहाड़ी थी, और आपकी इधर महादेव मैकाले श्रेणी मैकाले पर्वत श्रेणी थी, और इधर आपने देखा था छोटा नागपुर पठार। ये जो छोटा नागपुर झारखंड वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये छोटा नागपुर का विस्तार हुआ। अब देखिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला, पुरुलिया जिला भी इसी पठार में आता है। तो पश्चिम बंगाल, ये जो यहाँ से पश्चिम बंगाल वाला जो पोर्शन है, तो पश्चिम बंगाल वाले पोर्शन में जो पुरुलिया जिला है वो भी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में आता है। छोटा नागपुर के पठार उत्तर और दक्षिण में क्रमशः कौन से पठार स्थित हैं? तो हजारीबाग और रांची का पठार। अगर हम उत्तर में देखें, छोटा नागपुर के उत्तर में, तो उत्तर में कौन सा देखने को मिलेगा? उत्तर में हजारीबाग, उत्तर में आपका मिलेगा हजारीबाग। और दक्षिण में आपको मिलेगा दक्षिण में आपको मिलेगा रांची का पठार। तो दक्षिण में मिलेगा आपको रांची का पठार। ये आपको रांची ये आपको रांची का पठार मिलेगा। तो उत्तर में आपको हजारीबाग का, और नीचे आपको रांची में रांची का पठार मिलेगा दक्षिण में। तो ये छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। छोटा नागपुर के पठार में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। देखिए, और आप देख पा रहे हैं कि रांची का पठार देखिए, रांची का पठार हजारीबाग के पठार से कौन सी नदी, रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से कौन सी नदी पृथक करती है? तो कौन सी नदी? दामोदर नदी पृथक करती है। छोटा नागपुर का पठार उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं। तो छोटा नागपुर का पठार जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। अब देखिए छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में आप जाएंगे, जब उत्तर पूर्व में आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व में कौन सी है? राजमहल की पहाड़ियां हैं। कौन सी हैं? राजमहल की पहाड़ियां हैं उत्तर पूर्व में। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से बनी उच्च स्थलाकृति को क्या कहते हैं? पाट भूमि कहते हैं। कौन से पठार उत्थित संप्रदाय या भूखंड का मैदान है? तो छोटा नागपुर का पठार। देखिए भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं? भारत का रूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूर। भारत का रूर भी कहते हैं छोटा नागपुर पठार को। और स्पाट भूमि भी छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है। और आप रांची का पठार का उदाहरण उत प्लेन का है। छोटा नागपुर का पठार एक अग्रगंभीर है, यूं आप समझें। देखिए दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य क्षेत्र भारत के किस भाग में आता है? तो मध्यवर्ती भाग में आता है दंडकारण्य वाला क्षेत्र। देखिए दंडकारण्य का पठार किन राज्यों में अवस्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में स्थित है। और ये जो है, अगर छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन, महाराष्ट्र वाला पोर्शन है, कुछ कुछ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये जो पोर्शन है ये दंडकारण्य के पठार में आते हैं। ये राज्य दंडकारण्य वाले पठार में आते हैं। अब देखिए दंडकारण्य पठार को किस भाग यानी कि टिन धातु में पाई जाती है? तो बस्तर वाले क्षेत्र में, यानी कि छत्तीसगढ़। जो दंडकारण्य पठार है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, वो आप टिन धातु पाई जाती है बस्तर वाले क्षेत्र में। इंदिरा नदी का उद्गम कहाँ से हो? दंडकारण्य पठार से हुआ। देखिए अब देखते हैं मेघालय वाला पठार। मेघालय, ये वही मेघालय है जहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया तीनों देखने को मिलती हैं पहाड़ियाँ। देखिए ये आपका हो गया गुजरात वाला पोर्शन, और ये आपका इस प्रकार से ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। इधर आप देख पाएंगे ये वाला पोर्शन मेघालय, जैसे ये सॉरी, इसको आप ऐसे देखें एक बार देखिए। देखिए ये आप देख पाएंगे इसको थोड़ा सा, ये आप देखेंगे मेघालय का पठार किस भाग में? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर आदि पहाड़ियां इसमें पाई जाती हैं मेघालय वाले पठार में। अब इसको इस प्रकार से देखेंगे, जैसे ये मान लो गुजरात वाला पोर्शन है, और फिर इधर चले आएंगे, फिर ये आपका, और फिर इस प्रकार से ये त्रिपुरा मिजोरम वाला पार्ट है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये जो पोर्शन है ये मेघालय वाला पोर्शन है।
यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? गारो खासी जयंतियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और मेघालय पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी है? तो लेटराइट मिट्टी है। यहाँ पर कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी है। और मालदा गैप प्रायद्वीपीय भारत के संचलन व धसाव के कारण है। छोटा नागपुर राजमहल राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से किसके द्वारा अलग होता है? तो मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। मालदा गैप अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजमहल गारो गैप के नाम से जाना जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार किसका अंग है? प्रायद्वीपीय भारत का अंग है। देखिए दर्रों के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो दर्रे, देखिए प्रमुख दर्रे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए किसी पर्वत या पहाड़ी का वो निचला व सकरा भाग, कौन सा? वो निचला व सकरा भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है। बात समझ में आई? यानी कि जैसे मान लीजिए पहाड़ी, ये आपकी पहाड़ियाँ हैं और ये जो पोर्शन आपका है, जैसे मान लीजिए दो पहाड़ियाँ हैं और इनके बीच में जो पोर्शन आपको थोड़ा सा मिल रहा है, ये निचला और सकरा भाग है जहाँ से स्थल मार्ग है, यहाँ से उस पार आप जा सकता है पहाड़ी के, तो वो भाग दर्रा कहलाता है। और ये बनिहाल दर्रा, आप पूछ रहे हैं बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में। कहाँ पर पीर पंजाल? जो आपका ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिलता है, देखिए बनिहाल दर्रा। तो कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में है। तो इसी बनिहाल दर्रे में क्या देखने को मिलती है? जवाहर सुरंग का निर्माण हुआ है। देखिए ये आपको बनिहाल दर्रा हो गया, ये आपका पीर पंजाल हो गया। और इसको थोड़ा सा हम यूँ करें, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, आपका ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ ये आप देख पा रहे होंगे। इन दर्रों के बारे में हम विशेष प्रकार से डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा मुझे लग रहा है। तो ये आपका पीर पंजाल दर्रा है। पीर पंजाल वाली श्रेणी में ये बनिहाल दर्रा है। और ये आपका जोजिला दर्रा है, बुरजिला दर्रा, मिंटेक जिला, बड़ा लाचा दर्रा। और ये आपका देखिए उत्तराखंड वाले पोर्शन में आपका सिपकिला, माना सिपकिला देखिए हिमाचल प्रदेश वाले पोर्शन में। ये आपको ध्यान देना है कौन सा किस उसमें है। ये आपका, एक मिनट, लाइन थोड़ा सा थिकनेस, हाँ देखिए। तो ये आपका हिमाचल वाला पोर्शन है। हिमाचल में कौन सा है? सिपकिला। और ये कौन सा है? सिपकिला दर्रा। अब देखिए ये आपका, एक मिनट, हाँ ये आपका सिपकिला दर्रा। देखिए माना, नीति और लिपू लेक, ये जो तीनों दर्रे हैं ये आपके उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। माना, नीति और लिपू, ये आपके उत्तराखंड में देखने को मिल जाते हैं। और ये आप सिक्किम में कौन सा, जो जो जेलेपला और नथुला दर्रा, ये सिक्किम में आपको दोनों दर्रे देखने को मिल जाते हैं। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला भी अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए ये पोंग सॉट दर्रा है। ये तुजू दर्रा आपको मिल जाता है, ये आपका मिजोरम वाले पोर्शन में। तो सॉरी, मिजोरम, त्रिपुरा, ये मणिपुर वाले पोर्शन में आपको मिल जाता है तुजू दर्रा। और ये थाल घाट, भोर घाट, ये आपके महाराष्ट्र वाले पोर्शन में आपको थाल घाट, भोर घाट देखने को मिलते हैं। और ये आपको केरल वाले पोर्शन में आपको पाल घाट, केरल और तमिलनाडु वाले पोर्शन में जो मिड पॉइंट है यहाँ पर ये पाल घाट देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। देखिए अब ये जो पोर्शन है आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से देखिए दर्रे से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप देख पाएंगे। न ये लनक ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लनक ला कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में है। और लद्दाख और तिब्बत के बीच में, लद्दाख और तिब्बत वाला जो पोर्शन है उसके बीच कौन सा दर्रा संपर्क करता है? तो यही लनक ला। तो लनक ला किस में है? ये जो है ट्रांस हिमालय में है और ये लद्दाख और तिब्बत के बीच में है। ये लद्दाख वाला पोर्शन जो आप जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन आप देख पाएंगे, ये आपका इंडिया में। तो ये जो जम्मू कश्मीर वाले पोर्शन में ये जो लद्दाख और तिब्बत वाला पोर्शन है, तो इसमें जो है ये लनक ला दर्रा है। और देखिए इसमें
दर्रे से और प्रमुख क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको देखना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। मेमोरियल पॉइंट है अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है उसमें ये दर्रा आता है लनकला। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नियंत्रण रेखा पर स्थित है वो बुर्जिल दर्रा है। और पाकिस्तान से अधिकृत कश्मीर घाटी व भारत की कश्मीर घाटी को लद्दाख देवशाही मैदान में कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वही बुर्जिला दर्रा। और श्रीनगर से लेह के बीच में जोजिला दर्रा होता है, जोजिला दर्रा है। और जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में है, वही के एल जे पी यानी कि काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। तो आपने देखा कि बुर्जिल दर्रा जो है, बुर्जिल दर्रा आपने देखा कि भारत और पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा के बीच में है। और लनकला ये अक्साई चीन वाला पोर्शन है। और जोजिला दर्रा जो श्रीनगर से लेह के बीच में स्थित है। और जास्कर दर्रा जोजिला दर्रा है किसमें, यही जास्कर वाली श्रेणी में, ये जास्कर वाली श्रेणी में जोजिला दर्रा है। मनाली लेह मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, रोहतांग दर्रा जोड़ता है। कुल्लू से लौह स्पीति कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है, रोहतांग दर्रा जोड़ता है। तो ये आप रोहतांग दर्रा। और देखिए लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा। लेपू लेक वही कुमायूं जो पर्वत कुमायूं है, जो लिपु लेख दर्रा तो कुमायूं श्रेणी में अवस्थित है। वही जो कुमायूं जो काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है जिसको कुमायूं हिमालय कहते हैं, उसी में ये कुमायूं श्रेणी, उसी में लिपु लेख दर्रा पड़ता है। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये लिपु लेख दर्रा जोड़ता है। कुंगरी भिंगरी दर्रा कहाँ, चमोली उत्तराखंड में। और नीति दर्रा जो कि उत्तराखंड का कैलाश मानसरोवर यात्रा इसी दर्रे से, नीति दर्रे से होकर के जाती, जो अभी हमने बताया था उत्तराखंड में है नीति दर्रा। और आपने महान हिमालय में सतलज नदी द्वारा कौन सा दर्रा, सिपकीला दर्रा। तो ये जो है सतलज नदी के किस दर्रे से होकर के गुजरती है, तो सतलज नदी जो है सिपकीला दर्रे से। तो अब ये कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है, तो सिपकीला दर्रा जोड़ता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो सिपकीला दर्रा जोड़ता है। जो लेपला, देखिए सिक्किम में दो ही दर्रे हैं, एक जो लेपला दर्रा जो कि सिक्किम में है, और जेलेपला सिक्किम में है। और हिमाचल प्रदेश व कश्मीर को जोड़ने वाला बड़ा लाचा है। अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत को की राजधानी ल्हासा को जोड़ता है बोमडीला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के बीच का रास्ता दिफू दर्रा। और मणिपुर, देखिए दिफू दर्रा कौन से, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार, जो अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन है ये आप देखेंगे यूँ आप जा रहे हैं, अगर मान लो ये गुजरात ये वाला पोर्शन, तो जो अरुणाचल प्रदेश वाला पोर्शन है, अरुणाचल प्रदेश वाला जो पोर्शन है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, ये वाला पोर्शन। तो इस वाले पोर्शन में क्या है कि ये वाला पोर्शन और इधर म्यांमार, तो म्यांमार को जो है ये अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है, वो दर्रा कौन सा है, तो वो दर्रा जो है दिफू दर्रा है। और जो मणिपुर से जो उसको जोड़ता है म्यांमार को, वो जो है तुजू दर्रा है। तो तुजू दर्रा मणिपुर में है, आप याद रखेंगे। और ये दर्रा म्यांमार को जोड़ता है। और दिफू दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में, ये भी म्यांमार को जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में, अभी हमने बताया कि दो ही दर्रे हैं सिक्किम में, एक तो नाथुला दर्रा है और दूसरा आपने क्या देखा था, जेलेपला दर्रा। तो ये दो दर्रे, फर्स्ट दर्रा जेलेपला और दूसरा नाथुला दर्रा। गंगटोक और ल्हासा ये दोनों भारत और चीन के बीच में जो जोड़ता है एक दूसरे को, वो नाथुला दर्रा है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि नाथुला दर्रा ये जो सिक्किम में है, सिक्किम में जो दो दर्रे हैं जिसमें नाथुला दर्रा है, ये भारत से चीन के बीच में जो रास्ता क्रिएट कर रहा है वो नाथुला दर्रा है। और आपको बता भी दें, हालांकि नोट्स में दिया गया कि 1962 में भारत चीन के युद्ध में नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था, जिससे घुसपैठियां जो है भारत में इंटर ना कर सकें। परंतु 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। तो ये भी आप बात थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिए कुछ और पॉइंट हैं जो दर्रे पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिमी घाट पहाड़ियों में स्थित
सेनकोट्टा दर्रा केरल में है, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। देखिए थाल घाट महाराष्ट्र में है, पाल घाट केरल में है और भोर घाट कहाँ पर है? भोर घाट महाराष्ट्र में है। तो यूँ आप समझ लें कि महाराष्ट्र में थाली मिली और केरल में हम पले पोसे या और भोर हो गया किसमें? महाराष्ट्र में। तो यूँ जैसे महाराष्ट्र में पहुँचे भोर हो गया। तो ये आप याद रखेंगे, या तो यही समझ लें कि महाराष्ट्र में दो हैं, थाल और भोर। थाली भी मिली और खाया पिया भोर हो गया। तो थाल घाट हो गया और भोर घाट हो गया। ये कहाँ हुआ? ये महाराष्ट्र में हुआ। और केरल में पाल घाट हुआ, केरल में पले बढ़े। तो ये आप केरल में पाल घाट और महाराष्ट्र में दो, थाल घाट, भोर घाट और सेनकोट्टा ये केरल में आप याद रखेंगे। देखिए कुछ दर्रे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, भारत और चीन को जोड़ने वाले दर्रे। जो भारत चीन को जोड़ने वाले दर्रे देखिए कौन कौन से हैं। ये आपके लद्दाख वाले पोर्शन में है। लद्दाख वाले पोर्शन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चांगला, ललकना, जाराला, खारदुंगला और काराकोरम दर्रा। ये लद्दाख वाले पोर्शन में 5 दर्रे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। चांगला, लनकला, जाराला और खारदुंगला। देखिए सभी में ला लगा है। चांग, लनक, जारा, खारदुंग और ये काराकोरम भी वहीं पर है लद्दाख में। तो ये 4 लावाले और एक काराकोरम, यानी कि चांगला, लनकला, जाराला, खारदुंगला और काराकोरम दर्रा, ये आपके लद्दाख में वाले पोर्शन में है। और जो है जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कौन कौन कितने दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे देखने को मिलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो देवशांग, बनिहाल, बनिहाल ये बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल वाली श्रेणी में पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा जो कि श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिला दर्रा। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा होता है? तो ये बुर्जिला दर्रा है। और श्रीनगर से जम्मू को जो जोड़ता है वो बनिहाल दर्रा है। तो बनिहाल और बुर्जिल में क्या अंतर है? बनिहाल जो है, बनिहाल की बात करें तो बनिहाल जम्मू कश्मीर में है और ये श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। देखिए बनिहाल किसको जोड़ता है? बनिहाल जोड़ता है श्रीनगर से जम्मू को। ये जम्मू और ये श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है बनिहाल दर्रा। लेकिन जो बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा, ये बुर्जिल दर्रा क्या काम करता है? ये भी श्रीनगर में है, लेकिन ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ये श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि इसमें अंतर क्या है। बुर्जिल में अंतर ये है, बुर्जिल श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है और बनिहाल श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। तो ये और दोनों जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल वाली श्रेणी में है। देखिए हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे हैं जो कि रोहतांग, सिपकिला, बड़ा लाचा। बड़ा सिपकिला और बड़ा लाचा। इसमें रोहतांग, सिपकिला और बड़ा लाचा। देखिए रोहतांग दर्रा रोहतांग मनाली से लेह को जोड़ता है। किसको? मनाली से लेह को जोड़ता है। मनाली से लेह को जोड़ता है। मनाली से लेह को जोड़ता है। और जो ये भारत से चीन को ये जोड़ता है सिपकीला दर्रा। बड़ा लाचा लेह से मनाली को जोड़ता है। तो आपने मनाली से लेह को जोड़ता है। देखिए रोहतांग दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है और लेह से मनाली बड़ा लाचा ला जोड़ता है। और ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। देखिए उत्तराखंड में माना, नीति और मुलिंगला। तो देखिए मानाला, नीतिला, मुलिंगला ये भारत से चीन को जोड़ने वाले 3 दर्रे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट उत्तराखंड में आते हैं। तो कौन कौन से? माना, नीति, मुलिंगला ये दर्रे जो है भारत से चीन के बीच में। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे देखने को मिलते हैं जो कि म्यांमार को जोड़ता है। एक अरुणाचल प्रदेश में ये दिफू हो गया और एक लहासा को जोड़ता है। एक लहासा को जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये बोमडीला होता है। और जो अरुणाचल प्रदेश में पांगसाउ दर्रा है, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को जोड़ता है। जो म्यांमार वाला पोर्शन है अरुणाचल प्रदेश के बगल में जस्ट वो उसको जोड़ता है। और ये जो बोमडीला है ये लहासा को जोड़ता है। तो ये लहासा को बोमडीला जोड़ता है, बोमडीला लहासा को जोड़ता है, दिफू म्यांमार को जोड़ता है और तुजू दर्रा ये मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है। तो ये आपने दर्रों वाला पोर्शन पढ़ा। अब कल आप विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर का विशाल मैदान और ये जितने भी बांगर खादर का मैदान, ये सारे मैदान के बारे में कल आप पढ़ेंगे। तो इसी के साथ साथियों आज का वीडियो हम फाइंड अप करते हैं। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यूं ही लगातार